Hello everyone, welcome to Economics Window by Garimasingh. Today we are going to start the chapter number 7, which basically deals with Civilizing the Native and Educating the Nation. Native कौन है? Native उस वर्ड उन लोगों के लिए यूज किया जाता है जो किसी जगह पे रह रहे होते हैं, राइट? एंड एजुकेटिंग द नेशन, इस चैप्टर में हम एजुकेशन के बारे में बात करेंगे. ओके, अभी तक इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव सीन the Britishers have already came here, right? They came as traders and settled down here as the rulers, right? आज हम पढ़ेंगे कि उनको क्यों जरूरत लगी कि हमारे नेशन में एजुकेशन लानी चाहिए, ओके? और वो कौन सी एजुकेशन को सपोर्ट करेंगे. So talking about this chapter, we are going to study how the Britishers saw education, the tradition of orientation, grave error of the East, एजुकेशन फॉर कॉमर्स, द डिमांड फॉर मॉरल एजुकेशन. ये टाइटल सुन के आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या है इस चैप्टर के अंदर. डू नॉट वरी, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. विल गो बाय देयर टाइटल्स ओनली, ओके? एंड देन विल अंडरस्टैंड द इंडियन पर्सपेक्टिव कि इंडिया में जो लोकल स्कूल्स थे उनके साथ क्या हुआ. रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम भी पढ़ेंगे. न्यू रूटीन, न्यू रूल्स आएंगे. न्यू एजेंडा फॉर नेशनल एजुकेशन भी देखेंगे हम, और कैसे इंग्लिश लैंग्वेज हमारे इंडिया में ऑल ओवर दी कंट्री हमें दिखाई देगी. एंड फाइनली गांधी एंड टैगोर का व्यू भी देखेंगे. सो स्टार्टिंग दिस चैप्टर, फर्स्ट विल डू द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म. ओरिएंट वर्ड जो है वो किसके लिए यूज होता था? इट मीन्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ओके? ओरिएंट का मतलब होता है ओल्ड, और वो वाले लोग, ओरिएंटलिज्म वो वाले लोग जो एंशिएंट कल्चर, जो पुराने कल्चर को फॉलो करते हैं और उन्हीं की प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू करते हैं, ओके? सो जो हमारी साइड की, जो इंडिया वाली साइड में जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने यहाँ ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म देखा. विलियम जोन्स करके, दिस वाज द पर्सनालिटी हु वाज अ सीनियर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट दैट टाइम. He was a linguist. Linguist मतलब उनको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी, like French, Arabic, Persian and Sanskrit. He had a deep interest. उनका बहुत ज़्यादा deep interest था किस चीज़ में? Ancient Indian text on laws, philosophy, politics, morality, religion, medicine and other sciences. उनको बहुत ज़्यादा interest था. वो ancient Indian text पढ़ें और जाने हमारे culture के बारे में, right? Henry Thomas Colebrooke and Nathaniel Hallett were the British official who shared his area of interest. तो हेनरी थॉमस कोलेब्रुक एंड नेथेलियन, ये दो और ब्रिटिशर्स थे जो विलियम जोन्स के साथ सेम इंटरेस्ट शेयर करते थे. सेम इंटरेस्ट मतलब ये लोग भी एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट पढ़ना चाहते थे, इंडियन सभ्यता के बारे में जानना चाहते थे कि हमारे यहाँ क्या चीजें हैं, राइट? सो टुगेदर द विलियम जोन्स, हेनरी थॉमस कोलेब्रुक एंड नेथेलियन सेट अप द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल. इन तीनों ने मिलके एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई. वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है कि किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई, या इन तीनों के नाम देके पूछा जाए कि इन तीनों ने कौन सा इंस्टीट्यूशन सेटअप किया था, राइट? सो हियर आई हैव पोस्टेड द पिक्चर. दिस इज विलियम जोन्स, द फर्स्ट पिक्चर, and second picture is of Henry Thomas Colebrooke and he is Nathaniel, okay? Also they started a journal called Asiatic Researcher. ये लोग, इन्होंने एक न्यूज़पेपर, एक जर्नल भी स्टार्ट किया जिसका नाम था एशियाटिक रिसर्चर. जॉन एंड कोलेब्रुक शेयर्ड अ डीप रिस्पेक्ट फॉर एंशिएंट कल्चर. इन दोनों के लिए एंशिएंट कल्चर को लेके बहुत ज़्यादा ये सेंटिमेंटल थे, ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे उस चीज़ को. आप सोच रहे होंगे कि ये जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है, ये जो जर्नल है, ये क्यों लिखे जा रहे हैं, क्यों ये सोसाइटी बनाई थी इन तीनों ने मिलके? बेसिकली वो एंशिएंट इंडिया के बारे में पढ़ना चाहते थे, जो हमारा पुराने समय के बारे में वो जानना चाहते थे कि यहाँ क्या होता हुआ है, क्या चीज़ है जो यहाँ इतनी ज़्यादा प्राइड लेके आई है, इतनी ज़्यादा ग्लोरी लेके आई है इंडिया के लिए. एंड ऑल्सो विद टाइम ये ग्लोरी कैसे डिक्लाइन हुई है और फ्यूचर में डेवलपमेंट्स कैसे होगी. तो बेसिकली ये जर्नल में अपनी एक्सटेंसिव स्टडी मतलब बहुत अच्छे से चीज़ों को पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, ट्रांसलेशन कर रहे थे और डिस्कवर कर रहे थे कि एंशिएंट टेक्स्ट और कल्चर के अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं, ओके?
Now let's moving ahead with this chapter. We have why Britishers were doing all of this. आप सोच रहे होंगे कि ब्रिटिशर्स ऐसा क्यों कर रहे थे, भी क्यों सब एजुकेशन के बारे में यहाँ इतना ज्यादा सीरियस थे, क्यों एजुकेटिंग द नेटिव वाज देयर मोटिव. ओके, तो ब्रिटिशर्स बेसिकली दे वांटेड टू बिकम द गार्जियन ऑफ द इंडियन कल्चर एज वेल एज द मास्टर. वो बेसिकली यहाँ एक इंडियन कल्चर के गार्जियन बनना चाहते थे और इस सब चीज को कंट्रोल करना चाहते थे. ओके, इसलिए उन्होंने काफी सारे इंस्टीट्यूशन भी सेटअप किए ताकि यहाँ एंशियंट इंडियन टेक्स्ट की पढ़ाई की जा सके और लोगों को संस्कृत के बारे में या पर्शियन लिटरेचर के बारे में और पोइट्री के बारे में भी पढ़ाया जा सके. ओके, बाय दिस स्टेप द ब्रिटिशर्स वर होपिंग टू विन अ प्लेस इन द हार्ट ऑफ द नेटिव्स. वो यहाँ के लोगों के दिल में जगह बनाना चाहते थे कि हम तुम्हारे देश को सिविलाइज कर रहे हैं. ओके, ये जो अनएजुकेटेड क्राउड है इनको हम एजुकेशन का वरदान दे रहे हैं ताकि तुम लोग भी सिविलाइज्ड हो जाओ. इसलिए उन्होंने काफी सारे इंस्टीट्यूशंस भी बनाए ताकि वो एनकरेज कर सके, राइट, कि यहाँ के लोग एंशिएंट टेक्स्ट, लैंग्वेजेस, इन सबको पढ़ें और समझें. Madrasas was set up in Calcutta in 1781 and Hindu College was established in Benares in 1791. Another one mark question कि 1781 में मदरसास बनाए. मदरसास क्या है? स्कूल है. और 1791 में उन्होंने एक हिंदू कॉलेज भी एस्टेब्लिश किया. अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सारे ब्रिटिशर्स इतने अच्छे थे? आंसर इज नो. नॉट ऑल द ऑफिशियल्स शेयर्ड दिस व्यू. Many were very strong in their critic of the Orientalist. कुछ लोग ही थे जो एंशिएंट कल्चर ओरिएंटलिज्म को सपोर्ट करते थे, हमारी सभ्यता को जानना चाहते थे, लाइक दैट ऑफ विलियम जॉन्स, कोलीब्रुक एंड नथानियल, राइट. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो इसके व्यू से सपोर्ट नहीं करते थे, जो नहीं इनको सपोर्ट करना चाहते थे. उनका व्यू पॉइंट बहुत अलग था. वो एक क्रिटिक थे, वो इस चीज को क्रिटिसाइज करते थे कि नहीं, ओरिएंटलिज्म ने कुछ नहीं रखा है, रादर वेस्टर्न एजुकेशन यहाँ लानी चाहिए, राइट. तो अब इस लाइन के बाद पूरी ही स्टोरी चेंज हो रही है, राइट. अभी तक लग रहा था ब्रिटिशर्स आर इन फेवर ऑफ एंशिएंट इंडिया टेक्स्ट, लेकिन अब पता चलता है कि सब लोग ही नहीं चाहते थे ऐसा, लेकिन फ्यू ऑफिशियल्स वर इन फेवर ऑफ ओरिएंटलिज्म, राइट. उसके बाद पढ़ते हैं हम ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट. ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट का मतलब है ऐसी क्या खामियां थी, क्या मिस्टेक्स थी इन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ द ईस्ट, द ओरिएंटलिज्म. ओके, सो दोस ब्रिटिश ऑफिशियल क्रिटिसाइज द ओरिएंटलिस्ट विजन ऑफ लर्निंग वर नोन एज एंग्लिस्ट. जो लोग बोलते थे कि ओरिएंटलिस्ट जो ईस्टर्न जो स्टाइल ऑफ एजुकेशन है उसको क्रिटिसाइज करते थे, उसकी निंदा करते थे, उन लोगों को बोला जाता था एंग्लिस्ट. ओके, एंग्लिस्ट, राइट. दे बिलीव्ड नॉलेज ऑफ द ईस्ट वाज फुल ऑफ एरर्स एंड अनसाइंटिफिक थॉट. एंग्लिस्ट सोचते थे जितने भी ईस्टर्न एजुकेशन है ये सिर्फ और सिर्फ मिस्टेक्स से भरी हुई है और इस एजुकेशन में सारे ही अनसाइंटिफिक थॉट्स हैं. और उन्होंने बोला कि ईस्टर्न लिटरेचर वाज नॉन सीरियस एंड अ लाइट हार्टेड एजुकेशन. जो ईस्टर्न वाली एजुकेशन है वो कोई सीरियस एजुकेशन नहीं है और बहुत ही लाइट सी एजुकेशन है. देयरफॉर द स्टडी ऑफ अरेबिक लैंग्वेज एंड संस्कृत वाज अ वेस्ट ऑफ टाइम. उन्होंने बोला संस्कृत पढ़ना और अरेबिक लैंग्वेजेस को पढ़ना एक वेस्ट ऑफ टाइम है, इसके ऊपर हमें टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए. रादर हमें वेस्टर्न एजुकेशन जो कि मोर साइंटिफिक है, मोर लॉजिकल है, हमें वो वाले एजुकेशन सिस्टम यहाँ इंट्रोड्यूस करना चाहिए. और इनमें से एक जो फेमस नेम है वो है जेम्स मिल. जेम्स मिल भी एक एंग्लिस्ट थे, उन्होंने क्रिटिसाइज किया ओरिएंटलिज्म को, राइट. उसके बाद पढ़ेंगे हम जेम्स मिल के बारे में. जेम्स मिल बोलते हैं कि एम ऑफ द एजुकेशन ought to be teach what was useful and practical. जेम्स मिल बोलते हैं एजुकेशन का एम, एजुकेशन का मेन मोटिव क्या है, क्यों एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि हम लोगों को पढ़ा सकें क्या ज़रूरत की चीज़ें हैं और क्या प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, उन चीज़ों के बारे में पढ़ा सकें.
more of scientific and technical advances of the West should be taught rather than the poetry और दी सेक्रेट लिटरेचर ऑफ द ओरिएंट। उन्होंने बोला ये जो हम पुरानी ट्रेडिशनल एंशिएंट चीजें पढ़ते आ रहे हैं ईस्ट के अंदर, इससे अच्छा है हमें ज्यादा साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज देनी चाहिए लोगों को, जो कि ज्यादा यूजफुल होगी और ज्यादा प्रैक्टिकल होगी। एंड ओरिएंटलिस्ट शुड नॉट ट्राई टू प्लीज द नेटिव एंड ट्राई टू विन अ प्लेस इन देयर हार्ट्स। और उन्होंने बोला कि ओरिएंटलिस्ट को चांस भी नहीं देना चाहिए कि यहाँ के लोगों का वो मन भाए और यहाँ अपनी जगह बनाए, राइट। सो बेसिकली जेम्स मिल वॉज एन एंग्लिस्ट। एंग्लिस्ट कौन है? जो कि ओरिएंटलिस्ट को क्रिटिसाइज करते हैं। उसके बाद बाय 1830s हमने देखा देयर वाज अ अटैक ऑन द ओरिएंटलिस्ट। ओके, तो ये ओरिएंटलिस्ट के जो खिलाफ जो क्रिटिसाइज कर रहे थे लोग, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए। और इसी टाइम हमने देखा एक और पर्सनालिटी, थॉमस बेबिंगटन मॉकले। ही वॉज द मोस्ट आउटस्पोकन एंड इन्फ्लुएंशियल क्रिटिक। ये भी एक एंग्लिस्ट थे। इस टाइम हमने आज भी हमारे अगर एजुकेशन सिस्टम की बात होती है तो हम मॉकले मिनट्स की बात जरूर करते हैं। ये एक ऐसे एंग्लिस्ट थे जिन्होंने बोला कि इंडिया इज एन अनसिविलाइज्ड कंट्री और इसको सिविलाइज करना बहुत जरूरी है। मॉकले सेड अ सिंगल शेल ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी इज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिक। वो बोला कि हमारी एक छोटी सी लाइब्रेरी को ज्यादा प्रेफर किया जाएगा पढ़ना, रादर अगर पूरा तुम हिस्ट्री ले आओ इंडिया और अरेबिक की, वो इट इज अ सिंपल वेस्ट ऑफ टाइम। रादर हम लोग प्रेफर करेंगे एक छोटी लाइब्रेरी हमारी एंग्लिस्ट की पढ़े हम। ओके, ही एम्फसाइज्ड ऑन द नीड ऑफ द टीचिंग ऑफ इंग्लिश। उन्होंने बोला इंग्लिश शुड बी द मीडियम ऑफ टीचिंग। इंग्लिश लैंग्वेज को ही इम्पोज किया जाए यहाँ इंडिया में, राइट। So this was the vision of Mockley. He believed that English could be a way of civilizing people, changing their taste, value and culture. इन्होंने बोला इंग्लिश एक तरीका है जिससे हम लोगों को सिविलाइज कर सकते हैं, उनका टेस्ट, वैल्यू और कल्चर भी चेंज कर सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि वाओ कितने अच्छे हैं वो इंग्लिश यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या रीजन होगा? बेसिकली इनके पीछे एक रीजन ये है कि अभी हमने देखा ब्रिटिश लोग जो है उनके वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी शुरू हो गई, तो वो वर्ल्ड को कैप्चर कर रहे थे, राइट। तो यहाँ जब इंग्लिश इंट्रोड्यूस करेंगे, लोगों के अंदर इंग्लिश का टेस्ट आएगा, तभी तो हम जैसे इंडियन जो पॉपुलेशन थी उनका सामान खरीदना पसंद करते, राइट। तो इन इंग्लिश के पीछे भी उनका एक सेल्फिश मोटिव रहा है। जब मैं बात करती हूँ मॉकले मिनट की, तो इस टाइम इसके चलते ही एक इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 वाज इंट्रोड्यूस्ड, जिसके चलते इंग्लिश वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ मीडियम ऑफ टीचिंग फॉर हायर एजुकेशन। और इन्होंने बोला कि जितने भी ओरिएंटलिस्ट इंस्टीट्यूशन है, स्कूल है, कॉलेजेस हैं, मदरसाज हैं, इन सबको प्रमोट करना बंद करो, क्योंकि ओरिएंटलिस्ट इंस्टीट्यूशन आर द टेम्पल्स ऑफ डार्कनेस दैट वर फॉलिंग ऑफ देमसेल्व्स इनटू डेके। भाई ये एक अंधेरा है ओरिएंटलिस्ट, ये एक ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो डार्कनेस की इंस्टीट्यूशन है और विद टाइम ये खुद ही सड़ जाएंगे। ओके, सो नाउ लेट्स कम ऑन टू द एजुकेशन फॉर कॉमर्स। मैंने आपको बताया यहाँ इंग्लिश जो इंट्रोड्यूस की गई है, जो टेस्ट, जो कल्चर यहाँ डेवलप करने की कोशिश की है, वो बेसिकली इट वाज फॉर द मोटिव ऑफ कॉमर्स। अब यहाँ हम बात करेंगे वुड्स डिस्पैच की। बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते थे। उस टाइम जो चेयरमैन था वो थे चार्ल्स वुड। उन्होंने एक एजुकेशनल डिस्पैच इंडिया भेजा। उसके अंदर उन्होंने लिखा था कि एजुकेशनल पॉलिसीज क्या होंगी इंडिया की, राइट। तो एजुकेशनल पॉलिसीज चेंज करना चाहते थे वुड्स डिस्पैच के थ्रू। दिस वाज अ बेसिकली अ सर्कुलर जिसके अंदर सारी एजुकेशनल पॉलिसीज आउटलाइन करके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के प्रेसिडेंट थे चार्ल्स वुड, उन्होंने ये इशू किया था। उसके बाद रीजंस व्हाई ब्रिटिशर्स फोकस एजुकेशन इन इंडिया। सबसे पहला रीजन क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इन 3 पॉइंट्स को बहुत अच्छे से करना है। नंबर 1 रीजन वाज प्रैक्टिकल बेनिफिट ऑफ यूरोपियन लर्निंग सिस्टम एंड ऑपोजिशन ऑफ ओरिएंटल नॉलेज। ये बोल रहे थे यहाँ जब एजुकेशन सिस्टम इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे तो इसका प्रैक्टिकल बेनिफिट यूरोपियन को ही जाएगा, यूरोपियन नेशन को।
क्यों? क्योंकि यहाँ अगर वो टेस्ट, कल्चर और वैसे लर्निंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करेंगे तो उनके लिए भी इजी हो जाएगा लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए। सेकेंड, इकोनॉमिक एडवांटेज ऑफ एजुकेटिंग द इंडियंस। इकोनॉमिक एडवांटेज क्या होगा? इकोनॉमिक एडवांटेज ये होगा कि यूरोपियन वे ऑफ लिविंग उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है, नई तरह की चीजें उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी है, इसलिए जब वो मार्केट में अपने गुड्स लॉन्च करेंगे तो लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे, लोग जाके उन गुड्स को बाय करेंगे, राइट? एंड ऑल्सो द सप्लाई फॉर द कंपनी विद द सिविल सर्वेंट हु कुड बी ट्रस्टेड एंड डिपेंडेंट अपॉन। और यहाँ से हम लोगों को इंग्लिश सिखा रहे हैं, उनका टेस्ट, उनका कल्चर डेवलप कर रहे हैं। तो बेसिकली इन फ्यूचर जब हमें सिविल सर्वेंट्स की जरूरत होगी, ऑफिशियल्स की जरूरत होगी, तो हम यहां से अपनी कंपनी में रिक्रूट कर सकते हैं सिपाहीज को। ओके, अगर मैं इसको सम अप करूं, व्हाट्स डिस्पैच वाज इंट्रोड्यूस्ड बेसिकली टू डेवलप अ मार्केट फॉर गुड्स हियर इन इंडिया। Okay, so these were the reasons why Britishers were focusing on the education system in India. बोलते तो ऐसे थे कि हमें सिविलाइजेशन करनी है, हमें यहाँ नेटिव लोगों के दिल में जगह बनानी है, but this was the selfish reason behind the introduction of education in India. Now, following the 1854 dispatch, several measures were also introduced. Educational department of the government was set up to extend the control over all the matters regarding the education. सरकारी जो है इंस्टीट्यूशन बनाए गए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बनाए गए ताकि एजुकेशन में पूरा कंट्रोल किया जा सके। सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी भी एस्टेब्लिश की गई। सो दिस यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे एंड दिस इज द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा। तो सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी भी उन्होंने एस्टेब्लिश किया। अटेम्प्ट्स वर आल्सो मेड टू ब्रिंग आउट चेंजेस विद इन द सिस्टम ऑफ सच एज स्कूल एजुकेशन। और उन्होंने जैसे हायर एजुकेशन में इंग्लिश मीडियम को कंपलसरी कर दिया था, अब वो स्कूल एजुकेशन के अंदर भी कुछ चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे थे। ओके गाइस, अब हम बात करेंगे डिमांड फॉर मोरल एजुकेशन। मोरल एजुकेशन क्या है? बेसिकली जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, क्रिश्चियन मिशनरीज जरूरी नहीं है कि सिर्फ ब्रिटिश लोग ही हों, ये फ्रांस से भी आ सकते थे, ये डैनिश लोग भी हो सकते थे, राइट? सो क्रिश्चियन मिशनरीज जो आए वो इंडिया में उन्होंने आना शुरू किया और उन्होंने आके प्रैक्टिकल एजुकेशन को क्रिटिसाइज किया, क्योंकि उनको लगता था कि हमें मॉरल कैरेक्टर ऑफ द पीपल, मोरालिटी को इंप्रूव करना चाहिए और इसलिए हमें क्रिश्चियन एजुकेशन यहाँ इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। अंटिल 1813 ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अपोजिंग द मिशनरी एक्टिविटीज, लेकिन इसके चलते क्या हुआ, मिशनरीज वर नॉट एबल टू एस्टेब्लिश द इंस्टीट्यूशन इन द ब्रिटिश टेरिटरीज। 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी इनको अलाउ नहीं करती थी, यहाँ कोई भी इंस्टीट्यूशन सेटअप नहीं करने देती थी। इसलिए मिशनरीज ने एक मिशन एट सेरमपुर चलाया, जिसके चलते उन्होंने अपना एक एरिया अंडर कंट्रोल लिया विच वॉज अंडर द डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब जो फ्रांस की थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उस एरिया में जाके उन्होंने अपने मिशनरी स्कूल्स सेटअप किए। इसके चलते हमने इस टाइम पे देखा एक प्रिंटिंग प्रेस वाज सेटअप इन 1800, अ कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1818 एंड सिमिलरली मिशनरी स्कूल्स वर सेटअप ऑल ओवर इंडिया। तो आप देख रहे हो कि ब्रिटिशर्स ने उनको अलाउ नहीं किया, तो वो डैनिश एरिया में गए और वहां जाके अपने वेरियस स्कूल, इंस्टीट्यूशन, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह सेटअप की। सो थिंग्स चेंज्ड आफ्टर 1857। अब चीजें 1857 के बाद चेंज होंगी। व्हाई एंड हाउ? इट वाज बिकॉज द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया was reluctant to direct support the missionary, as there was a feeling that not only the strong attack on their custom, practice, belief and religious idea might encourage the native ideas। और क्यों नहीं ब्रिटिशर्स उनको सपोर्ट करते थे मिशनरीज को? क्योंकि उनको लगता था कि अगर हम इनको डायरेक्ट सपोर्ट करेंगे तो एक दिन ये जो मिशनरीज है ये अपनी जगह बना लेंगे नेटिव लोगों के बीच में, और उनके कल्चर, उनके ट्रेडिशन पे ये एक सीधा सीधा अटैक था जो कि उनकी तरह चेंज होने के लिए उनको मजबूर कर रहा था, राइट? So guys, that was it for today's video. Thank you for watching Economics Window by Garima Singh. Stay tuned, part 2 of this chapter will be posted very shortly.